हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो तो ध्यान देकर आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के इस क्लास में जो आप टॉप 100 क्वेश्चन लगाने वाले हो, मैक्सिमम चांस है कि यहीं से आपका सवाल छप के आएगा। आज के इस क्लास में उन सारे 100 सवाल को लिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस क्लास को आप हंस के, रो के या फिर कहिए कि मस्ती में, जिस भी सेंस में आपको देखना हो, सवाल को रटना है, समझना है, वो आप कर लीजिए। आप किस तरीके से सवाल को रटते हैं, समझते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी ओर से पूरा कोशिश है आज के 100 में से 100 सवाल आपको इजी वे में बता दिया जाए। आप याद रखिए और भरोसा रखिए इस बात का, अगर आप इन सारे 100 सवाल को देखते हो अच्छे से, 100 का 100 पे आप पकड़ बना लेते हो, तो 30 में 30 आपका आने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा चांस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉप 100 क्वेश्चंस को यानी कि काफ़ी हद तक चुन करके लिया गया है। अगर आपको सीडीपी का क्लास देखना हो तो आप प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप एसएसटी पेपर 2 जो आपका सामाजिक विज्ञान का 6ठी से लेकर के 8वीं तक का पेपर होता है, उसका भी क्लास देखना हो तो पूरा प्रैक्टिस सेट यानी कि 60 सवाल का जो सेट होना चाहिए, जिसमें कि आपका 40 सवाल होता है आपके सब्जेक्ट से और 20 होता है आपका पेडागोजी से। 60 सवाल का हर दिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छा लगे, सवाल आपको सही लगे, तो आप ना वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर आपको करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी कुछ नहीं कहेंगे, क्लास देखिए, सवाल को देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आज के इन सारे 100 सवाल का क्या वैल्यू है। बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप इसे हल्के में ना लें, सारे सवाल को आप ज़रूर रट लीजिएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसे देखते हैं। एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उनके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालकों की किन समस्याओं को हल कर सकता है। सवाल को पहले समझिए। कह रहा है कि यदि एक टीचर बालक के जैविक गुण का मतलब हो गया आपका जो बायोलॉजिकल गुण होता है वह, साथ ही साथ परिवार के बारे में, साथ ही साथ समाज के बारे में अगर अवगत होना मतलब जानकारी मिल जाना उसे। अगर एक शिक्षक को ये तीनों बात पता चल जाए तो किसी भी बच्चे की कौन सी समस्या को टीचर हल कर सकता है, आप क्या हल कर पाएंगे, आपके शिक्षक आपके लिए क्या कर पाएंगे। पहला कह रहा है समायोजन सही कर पाएंगे, दूसरा कह रहा है अनुशासन, तीसरा कह रहा है बौद्धिक विकास, चौथा कह रहा है कि ये सभी चीज़ को सही किया जा सकता है। बताइए। तो देखिए, अगर शिक्षक को बालक के जैविक गुण, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के बारे में पता चल जाए तो वह बच्चों के समायोजन, अनुशासन, बौद्धिक विकास इन सब में बदलाव कर सकते हैं। इनमें अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसे सॉल्व किया जा सकता है। याद रखिएगा, यदि शिक्षक बालक के जैविक गुण से, उनके पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से अवगत है तो क्या कर सकता है, समायोजन में, अनुशासन में और बौद्धिक विकास में, इन सभी में क्या कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। बच्चों को कहिए कि सही दिशा में लाया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। नंबर सेकेंड कह रहा है शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। किसकी? दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की या फिर अनुदेशक की। बताइए। यहाँ पे आपको कार्य सहभागी आप टिक करेंगे। हो सकता है कि आपका ध्यान मित्र की ओर गया हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कार्य सहभागी को सीटेट ने सही जवाब माना था। ठीक है, कार्य सहभागी सही जवाब हो जाएगा, मित्र नहीं, कार्य सहभागी। ठीक है। नंबर थर्ड, मीनिंग दोनों का एक ही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे आपको थर्ड याद रखना होता है। निम्न में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली एवं अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, इनमें से किसके द्वारा छात्र की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली और अन्य संबंधित जो सूचना होता है उसका क्रमबद्ध विवरण, मतलब नंबर 1 में दे दिया गया मान लीजिए योग्यता के बारे में, नंबर सेकेंड में शैक्षिक प्रणाली किस तरह से बच्चा सीख रहा है, तीसरा में उसके खेल कूद के बारे में, चौथा में आप ले लीजिए क्लास में किस तरह से रहता है। इन सब का जो क्रमबद्ध यानी कि
सीरीज वाइज आप लगाते हो, सीरियल वाइज नंबर लगाते हो, वह किसके तहत आता है? उसे संचित अभिलेख कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं, अनुसूची कहते हैं, या फिर घटनावृत्त कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हम लोग संचित अभिलेख के नाम से जानते हैं। नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा थर्ड का। निम्न में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली और अन्य संबंधित सूचना का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो वह होता है संचित अभिलेख के तहत। अब यहाँ से आपको देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे तो वहाँ भी नहीं हुआ होगा। देखिए नंबर 4 कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था में? बताइए। तर्क का अनुप्रयोग कह रहा है अमूर्त रूप से करने लगता है। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है बच्चा। संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है, इसके तहत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है। नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके तहत? जीन पियाजे के तहत। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है। ठीक है, नंबर 1 यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। नंबर 5 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी स्थापना पर बल दिया गया है? जेंडर इंक्लूसिव फंड पर, बालक बालिका समावेशी कोष पर, या फिर विशेष शिक्षा जोन पर? नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4 आपका सही जवाब। क्यों होगा 4? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड पर, बालक बालिका समावेशी कोष पर और विशेष शिक्षा जोन, इस पर भी फोकस किया गया। जो बच्चे मान लीजिए कि पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, उनके लिए विशेष शिक्षा जोन की बात की गई है ना। बालक बालिका समावेशी कोष तो होगा ही, जेंडर इंक्लूजन फंड की भी बात की गई है। नंबर 5 का हो जाएगा क्या? 4 सही जवाब। नंबर 6 कह रहा है किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जवाब आपको मिल जाएगा। कौन से टाइम के तहत विचार जो है अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य बचपन में, या फिर किशोरावस्था में? तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों को आपने देखा होगा, जो कि किशोरावस्था में आता है। उसमें क्या होता है? विचार अमूर्त रूप से अमूर्त और कहिए कि आदर्शवादी हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 का। कह रहे कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? किसके बारे में बात किया गया है? तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक का कह रहा है कौन सा युग्म असंगत है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो कि कह रहा है फ्राइड के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कह रहे हैं कि जीन पियाजे के द्वारा। मनो सामाजिक विकास सिद्धांत कह रहे हैं स्किनर के द्वारा। नैतिक विकास सिद्धांत कह रहा है कोहलबर्ग के द्वारा। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आप सही जवाब क्या क्या है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत कह रहा है फ्राइड के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है, याद करते चलिएगा इसे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे साहब के बारे में दिया गया है, बिल्कुल सही है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कह रहा है स्किनर के द्वारा दिया गया था। मनोसामाजिक सिद्धांत स्किनर कह रहा है ना, यहाँ पर यह गलत है। इसको एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख दिया जा रहा है एरिक्सन। और नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग तो आपको ये पता ही होगा अच्छे से। ठीक है, तीसरा वाला यहाँ पर गलत है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले करके रख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा आप। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पूछे फ्रायर, बिल्कुल सही है।
संज्ञानात्मक में जीन पियाजे, नैतिक विकास में कोहलबर्ग, मनोसामाजिक जो आपका विकास सिद्धांत है स्किनर, यहाँ पर एरिक्सन सही जवाब हो जाएगा। नंबर 8 कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? किंडरगार्टन वाला, योजना विधि, पाठ्य पुस्तक या फिर व्याख्यान विधि। प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण हेतु सबसे अच्छा अगर तरीका है तो वह होता है दोस्तों योजना विधि। क्या होता है? योजना विधि उसे हम लोग कहते हैं। इससे ना ये पता चलता है, फिक्स होता है, तय होता है कि कब और क्या पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ कैसे पढ़ाना है, ये सब चलता है, आता है योजना विधि में। तो सर्वश्रेष्ठ विधि यही ना होगा। नंबर 9 कह रहे हैं विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव अत्यधिक अप्रत्याशित होता है, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज़ी से होते हैं, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाता है, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। बताइए विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत ही इजी है, समझिए। विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव ना व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। हर व्यक्ति में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से परिपक्वता जिसे आप कहते हो वो आता है, मैच्योरिटी जिसे आप कहते हो वो आता है। तो विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से आता है। नंबर 3 सही जवाब है। नंबर 10 कह रहा है थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। नंबर क्या होगा सही? थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत, प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, धारा प्रवाह सिद्धांत या फिर संक्रिया उत्पादक सिद्धांत। बताइए थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत। अगर आपको पता हो तो आपने को जवाब मिल ही गया होगा, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत होता है, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत होता है, ठीक है। थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत सही जवाब हो जाएगा। नंबर 11 कह रहा है छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या होगा? नंबर 3 हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र। नंबर 12 कह रहे हैं बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? सवाल को पहले समझिए, बाल विकास में संवेदनशील काल जो होता है वह क्या है? पहला, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि है, या फिर विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है, या फिर वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, या फिर वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। अब आप बताइए बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको टिक करना है नंबर 2, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। नंबर 4 अगर आपने सोचा है तो आपका गलत हो जाएगा। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? हो जाएगा विशिष्ट क्षमता के विकास के लिए इष्टतम अवधि, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किशोरावस्था जो होता है ना 12 से लेकर के 18 वर्ष का समय, वो भी इसी टाइम में आता है, ठीक है। इसी के बारे में कहा जा रहा है, पैसे ध्यान रखिएगा, है ना। शरीर में जो है हार्मोनिक परिवर्तन वगैरह आना स्टार्ट होता है, चेंज स्टार्ट हो जाता है होना, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत
एवं प्रतिपादक के निम्न युग्मों में से असत युग्म है कौन सा? यहाँ पे आप ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर याद ना कर पाए अभी तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रख लीजिएगा। जवाब अगर नहीं पता हो तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत एवं प्रतिपादक की निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए क्या गलत है? नंबर 1 साहचर्यवाद का सिद्धांत लिखा हुआ है थॉर्न डाइक, यही गलत है। साहचर्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था फिर? यहाँ पे आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दिया गया था साहचर्यवाद का सिद्धांत। इसके अलावा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत ई.पी. पावलोव ने, सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जड़ ने, और अवयवीवाद का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। क्या करिए, इसे याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नाम। आपकी कक्षा का एक छात्र लिखने में अक्षमता प्रदर्शित कर रहा है। वह छात्र ग्रस्त है किससे? डिस्ग्राफिया से, डिस्कैलकुलिया से, डिस्फ्रेजिया से, या फिर डिसलेक्सिया से। अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है क्या होगा? काफ़ी इजी है, उसे कहते हैं क्या? ग्राफिया। नंबर 1 डिस्ग्राफिया। आप ऐसे समझिए ना, याद रखना हो ना तो उसका क्या तरीका है? लिखना हो, लिखने को आप ग्राफ से कह सकते हो, ग्राफ बनाना, ग्राफिया। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे के लिए क्या कहलाती है? अलंकारी सामग्री, सांस्कृतिक उपकरण, अवधारणा मानचित्र, या फिर स्मृति सहायक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तु जैसे मैं आपका कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इसके साथ साथ कह रहे बौद्धिक ढांचे के लिए क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण बताना होता है। रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये आपको पता होगा। कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे के लिए सांस्कृतिक उपकरण, ये सब कहलाया है, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? बाहरी सत्ता पर आधारित, स्वायत्तता पर आधारित, विद्यालय पर आधारित, या फिर परिवार पर आधारित? देखिए, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। कैसे? स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। स्वायत्तता मतलब खुद के ऊपर, आप समझिए ना, खुद का सोच के ऊपर कोई भी काम करना वो पसंद करने लगता है, ये आपको अच्छे से पता ही है। सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से किसमें नहीं है? सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से किसमें नहीं है? पहला कह रहा है, इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषय जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है, या फिर यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता, या फिर इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो, या फिर यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। बताइए क्या सही जवाब है? नहीं, यहाँ पर खोजना है। कह रहे हैं कि यह सिद्धांत समय पर सीखने पर बल नहीं देता है। क्या ये सही है? सोचिए। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर बल नहीं देता है, गलत होगा। सीखने पर बल देता है, समय पर ही सीखने पर बल देता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 18 आ जाइए। बाद बाकी सभी यहाँ पर सही है। कहने का मतलब इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषय जैसे गणित, भौतिक शास्त्र, विज्ञान, अन्य विषय को सीखने के लिए अत्यंत उपयोगिता है। सीखने की सूझ के सिद्धांत कहता है, ठीक है।
यह सिद्धांत समय पर सिखाता है, बल देता है, यहाँ पे होना था। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति यानी कि सभी तरह के कंडीशन का ज्ञान हो। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है, यह भी बिल्कुल सही है। नंबर 18 कह रहा है कि बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं को उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाए गए हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? सवाल को फिर से समझ लीजिए। बहुत से टेलीविज़न विज्ञापन में पुरुष और महिलाओं को उनकी रूढ़िवादी भूमिका, मतलब पुरुष ही फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, इस तरह के सेंस में, महिलाएं घर का काम करेगी, इस सेंस में दिखाया गया है। अगर आप एक टीचर हो तो कक्षा में इस विषय पर चर्चा करनी हो तो कैसे करेंगे आप? पहला कि आप उन विज्ञापनों में से दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप यानी कि फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करेंगे। सेकंड कह रहा है कि वह उन्हें इन विज्ञापन को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा कह रहा है कि उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। या फिर वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। बताइए क्या किया जाएगा, क्या करना सही रहेगा? देखिए, वह उन्हें इन विज्ञापन को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब आप छोटा मोटा डिबेट करवा सकते हो पॉजिटिव सेंस में कि ये बच्चा ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ऐसे सही है, ये गलत है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस सेंस में प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ताकि एक अच्छी जगह पर एक अच्छे निर्णय पर बच्चे आ सकें। मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान कह रहे गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। कारण कह रहा है कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। क्या सही है, क्या गलत है, सोचिए। देखिए, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में कई नई चीज़ को सीखते हैं, स्मरण रखते हैं, है ना। मनुष्य का आपको पता है जब तक जीवन चलता है तब तक कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही रहता है, ये तो सही है। सेकेंड, एक गंभीर रूप से पीड़ित, समझिए, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। नहीं, बचपन में कोई चीज़ से कोई घटना दुर्घटना किसी तरह का डर आपको लगना स्टार्ट हो गया हो तो ये छोटा मोटा चीज़ जैसे भूत वगैरह को छोड़ दीजिएगा, है ना, वो तो बहुत लोगों को बुढ़ापा तक लगता है। ऐसे नॉर्मल कोई अगर कोई घटना हो जाता है, कोई इंसिडेंस होता है, आप देखते हो ना, तो वो लाइफ भर आसानी से नहीं बदलता है। अगर आपका गंभीर रूप से वो प्रॉब्लम आपके सामने आया था, वो सिचुएशन आया था, तब प्रॉब्लम नहीं बल्कि सिचुएशन अगर आया था तो कहा जा रहा है। तो ए सही है, आर गलत है। आप एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर कौन सी समस्या आपके कक्षा मिश्रण को प्रभावित कर सकती है? बताइए। सवाल को समझ गए? पहला मतलब सवाल कह रहा है कि आप एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आपके कक्षा मिश्रण को प्रभावित कर सकती है? पहला, उच्चारण में व्यतिकरण की प्रॉब्लम, हाँ हो सकता है। शब्दों के लेन देन में बिल्कुल हो सकता है, किसी बच्चे का कुछ और शब्द होगा, किसी का कुछ और होगा। वाक्यों में कठिनाई आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। बहुत सारे भाषा अगर क्लास में कंटिन्यू चलेगा तो कोई बच्चा किसी एक भाषा को पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्यों में कठिनाई आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि भाषा को कभी भी नेगेटिव रूप में नहीं लेना होता है क्लास में। बहुत सारी भाषाओं से क्लास में पॉजिटिव वातावरण बनता है, यह ध्यान रखिएगा।
कह रहा है कि स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। स्कूल में बच्चों की असफलता के लिए पहला भय और उत्कंठता कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि उब और उलझन, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, या फिर असंदर्भित शिक्षा शास्त्र। सोचिए सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर आपको सभी टिक करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि देखिए बच्चों में, स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, उनकी असफलता के लिए भय, यानी कि अगर उसको डर है तो प्रॉब्लम होगा। उब और उलझन है, मतलब बोर हो रहा है बच्चा तो प्रॉब्लम है, उलझ गया किसी टॉपिक पे तो प्रॉब्लम है ना। अप्रासंगिक मतलब पाठ्यचर्या का मतलब हो गया जो उस बच्चे से या उस क्लास से संबंधित है ही नहीं टॉपिक। और असंदर्भित शिक्षा शास्त्र, वही बात हो गया, मतलब उस संदर्भ में जोड़ के बताने। अभी सीटेट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी मान लीजिए कि बात हम लोग करने लगे कि PSLV जो है वो क्या है, क्या काम करना है, या फिर A+B का होल स्क्वायर या होल क्यूब ही अगर सवाल यहाँ पे स्टार्ट कर दें हम लोग, तो क्या CDP के क्लास में अभी आपको साथ ही साथ, मतलब मेरे साथ भी, क्या आपको लगता है बताने में मज़ा आएगा? नहीं। और संदर्भित शिक्षा शास्त्र वही हो जाएगा। सभी यहाँ पर सही है, नंबर 4। किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञापन द्वारा प्रमाण को स्वीकार करने पर होना चाहिए, उन्नति के क्षेत्र में विश्वास को अपनाने पर होना चाहिए, अंतिम सत्य को स्वीकार करना होना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। कह रहा है किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति, समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, मतलब सोच कैसी होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए। तो अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये नहीं कि अपने मन से सोचेंगे ऐसा नहीं, ऐसा ही है तो ऐसा ही है, वो नहीं। नंबर 23 कह रहा है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया, या फिर मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। यहाँ पर नंबर 4 मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना करेंगे नहीं। 4 खत्म 4 खत्म 4 खत्म, सेकेंड सही। समझ गए? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। और 24 को देखने से पहले आप लोग से आशा करेंगे कि अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। सीटेट का यहाँ पर इस बार से ही क्लास स्टार्ट हुआ है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो बस इतना ही कहना था कि आप लाइक शेयर कर दीजिएगा ना, ज़्यादा टाइम इसके लिए बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। आप लोग समझदार हैं, है ना, कर ही देंगे लाइक शेयर, और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। नंबर 24 प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि, क्या विचारणीय है? प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्यपुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए, छात्रों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए, छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। बताइए, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि क्या छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। हो जाएगा ना सही? प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है। नंबर 25 संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? बौद्धिक चुनौती वाले छात्र का, प्रतिभाशाली छात्र का, स्वलीनता वाले छात्र का, पठन वैकल्य वाले छात्र का।
आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? बौद्धिक चुनौती वाले छात्र को, प्रतिभाशाली छात्र को, स्वलीनता वाले छात्र को और पठन वैकल्य वाले छात्र को। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी को। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग निम्नलिखित में से किसके समावेशन में, समावेशन मतलब अडॉप्ट करना को आप ले सकते हो, किस में मदद मिलेगा? बौद्धिक चुनौती वाले छात्र में, प्रतिभाशाली छात्र में, स्वाधीनता वाले छात्र में और पठन वैकल्य वाले छात्र में, सभी में मिलेगा। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। नंबर 26 कह रहा है एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। सवाल को समझते चलिएगा। कितने साल की बच्ची है? 5 साल की बच्ची है। शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दे दिए। बच्ची ने उस पत्थर को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक वृत्त के रूप में। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन प्याजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर ऑप्शन है क्रमबद्धीकरण, संक्रमण अनुमिति, सांकेतिक मानदंड या फिर संख्या का संरक्षण। यहाँ पर आपको नंबर 4 बताना होता है, संख्या का संरक्षण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 26 का 4 संख्या का संरक्षण। नंबर 27 मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। मूर्ति कितनी क्लास का है? कक्षा 4 का। पठन के संदर्भ में वह केवल इतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? गति संभव वैकल्य का, गुणज वैकल्य का, पठन वैकल्य का, लेखन वैकल्य का। तो देखिए, अगर मूर्ति कक्षा 4 का छात्र है, पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होना चाहिए, मतलब अपने क्लास से ज़्यादा को पढ़ नहीं पा रहा है। दूसरी बात, मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी यानी कि पढ़ने में भी कठिनाई आ रही है। तो इन सब तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि आप कहाँ पर ढूंढने जाएंगे? पठन वैकल्य वाले ऑप्शन में। क्या हो रहा है यहाँ पर? नंबर 3 सही जवाब है, मूर्ति को पठन वैकल्य में प्रॉब्लम है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 28 कह रहा है कि बुद्धि लुब्धि ज्ञात करने का सूत्र है क्या? बुद्धि लुब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बाय शैक्षिक आयु मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, या फिर वास्तविक आयु बाय मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100 करेंगे। यानी कि बुद्धि लुब्धि अगर निकालना हो तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु का डिवाइड करना होता है मल्टीप्लाई 100 से, या फिर बुद्धि लुब्धि बराबर शैक्षिक आयु बाय मानसिक आयु। क्या होगा सही? टाइम चाहिए, क्लास को रोक लीजिएगा। मानसिक आयु, ठीक है, बुद्धि लुब्धि बराबर मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 करेंगे। नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। इसे आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। बुद्धि लुब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100 करना होता है आपको। अभिकथन और तर्क। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। तर्क दिया है कि शिक्षक को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। देखिए, एक शिक्षिका को अपनी 6ठी कक्षा, या यहाँ पे शायद 6ठी अभी आपको नहीं बोले थे शायद, यहाँ पे एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक चर्चा करने के लिए मानदंड और नियम पर चर्चा करती है। बिल्कुल करना चाहिए, सही बात है।
तर्क, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियम को निर्देशित करना चाहिए। नहीं, जब आपको स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि बच्चों को, जो छात्र होते हैं उनको एक दोस्त की तरह ट्रीट करना होता है, तो फिर आप ऐसा कैसे करेंगे? परामर्श किए बिना कक्षा के नियम को निर्देशित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। पहला सही है, नंबर थर्ड ठीक करेंगे। नंबर 30 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। सवाल को समझ रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत कह रहा है शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। कितना? 6%, 10%, 4 या फिर 3? 6%। नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत कितना? 6% होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। कहीं कहीं पे हो सकता है दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो उसे आप लोग मैनेज करते चलिएगा, है ना। थोड़ा बहुत इग्नोर करना ही पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड वगैरह रहता है तो फिर बात ही कुछ अलग रहता है ना। क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर अपलोड करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए। नंबर 31 कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 2020 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है? 1968 वाले को, 75 वाले को, 86 को या फिर 92 को? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1986 को किया है। किसको किया है? 1986 को। नंबर 2 कह रहा है, चलिए यहाँ पे देखिए, देखने में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है, लेकिन एक साथ पूरा नहीं देख पाएंगे आप। रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या है? पहला कह रहा है कि वो क्या बच्चों के साथ करना चाह रही हैं? पहला, रटवाना चाह रही हैं, या फिर खोज शिक्षण चाह रही हैं, या फिर अभिनव अनुदेशन चाह रही है, या फिर अनावृत शिक्षण चाह रही है? क्या होगा यहाँ पर? खोज शिक्षण चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। रेखा अपने छात्र को भारत का मानचित्र देकर के अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगर के स्थान बताने के लिए अगर कहे तो यह खोज शिक्षण कहलाएगा। नंबर 2 सही जवाब। कह रहे कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास का, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास का, या फिर अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास का? बताइए क्या होगा सही जवाब? यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास सही है। गोल्डन रूल के तहत आपको याद रखना होता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की बच्चे बनने की कोशिश में रहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का तथा प्रयोगात्मक विधि में मूल अंतर यह है कि, सवाल कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि, इसमें मूल अंतर है क्या? कि कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि अधिक वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। सेकेंड कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में साधारण प्रेक्षण होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित प्रेक्षण होता है। तीसरा कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कई प्रकार की होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में कोई प्रकार नहीं होता है। या फिर कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में चर का उपयोग नहीं होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में चर का उपयोग होता है। बताइए सही जवाब। नंबर 2, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में साधारण प्रेक्षण होता है,
जबकि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित प्रेक्षण होता है। ठीक है, अगर वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि की बात करें तो साधारण प्रेक्षण, और प्रयोग वाली बात करेंगे तो प्रयोग में आप नियंत्रित करेंगे ना, प्रयोग अगर किसी चीज़ पे कर रहे हैं तो एक नियंत्रित अवस्था में, कंडीशन में, रूप में करेंगे। 35 कह रहा है, एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप से व्यवहित कर सकने में सक्षम है। उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं, एवं वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है। बताइए वह किस अवस्था में है? अगर बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप से व्यवहित कर सकने में सक्षम हो, उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हो, और वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता हो, तो वह किस अवस्था में है? 35 का हो जाएगा सही जवाब थर्ड, आकारी संक्रियाओं की अवस्था में बच्चा पहुंच चुका है। देखिए, मानव विकास का जो वृद्धि और विकास का जो बहुत सारा मतलब रूप होता है, ध्यान रखिएगा, मानव विकास की वृद्धि और विकास का बहुत सारा रूप होता है। विकास का अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग अवस्था होता है। ठीक है, बालक में अलग अलग तरह का गुण दिखता है इस समय में, और जब बच्चा इस तरह के कंडीशन में आए जो यहाँ पे दिया गया है आपको, तो इसको हम लोग आकारी संक्रियाओं की अवस्था के नाम से जानते हैं। बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। यह वाक्य बताइए किससे जुड़ा हुआ है? एक रूपता के सिद्धांत से, चक्रीय बढ़ोतरी से, एक दिशाई विकास से, विकास का सततहीनता से। बताइए। देखिए, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। इसे हम लोग चक्रीय बढ़ोतरी के नाम से जानते हैं। नाम से भी आप ऑप्शन से भी जरूर समझ गए होंगे, क्या होगा? चक्रीय बढ़ोतरी कहलाता है। कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? किसके तहत कह रहा है? वाइगोत्स्की साहब के तहत कह रहा है। सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, नकारात्मक पुनर्बलन। तो यहाँ पे आप ना वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, अगर ऐसा पूछे ना, आप नकारात्मक पुनर्बलन को वैल्यू देंगे नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा 4, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और आपको पता है वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को जरूर माना है, सांस्कृतिक को माना है, फिर भाषा को भी माना है, तो तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना। आप अपने मन से भी सोचेंगे ना तो कोई रॉकेट साइंस इसमें था नहीं। चौथा को कट करेंगे तो ये कट, ये कट। पहला तो ठीक है, भाषा, सांस्कृतिक, इसे भी तो माना था उन्होंने। तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास प्रारंभ होता है? 2 से 6 वर्ष में, 6 से 12 में, 10 से 15 में, 15 से 20 में। दल भावना नंबर सेकेंड, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में ये आता है। इस काल में ना बच्चा चिंतन और तर्क शक्ति का जो उसके बच्चों का जो चिंतन करने का क्षमता है, तर्क शक्ति करने का क्षमता है ना, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बालक में दल भावना है, इसका विकास आना मतलब शुरुआत होना शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 पर आ जाइए। इसके अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षक तथा शिक्षार्थी यानी कि टीचर और बच्चों का अनुपात वह अनुपात है जिससे अधिक का अनुपात विद्यालय शिक्षा हेतु किसी व्यवस्था के लिए वांछनीय नहीं है। क्या होना चाहिए? 1/30, एक शिक्षक पर 30 बच्चे होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, किसी भी अवस्था में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात 1/30 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 40 कह रहा है कि बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के सिद्धांत का अध्ययन
सामाजिक विज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में, राजनीति विज्ञान में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो आपको ध्यान रखना होता है बाल विकास के लिए बाल मनोविज्ञान टिक करेंगे, इसमें सोचना तो कुछ है ही नहीं, है ना। बाल विकास के सिद्धांत का अध्ययन कहाँ पर होता है, तो बाल मनोविज्ञान में होता है। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था, बताइए। शैशवावस्था को इनके अनुसार माना गया है, ठीक है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को क्या माना गया है? सीखने का आदर्श काल माना गया है। नंबर 1 सही जवाब है। कह रहे नंबर 42 में रोसार्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से सवाल को समझिए। रोसार्क परीक्षण हुआ था, एक किया गया था, इसके बारे में क्या सही नहीं है यह बताएंगे आप। पहला, रोसार्क परीक्षण एक अभिक्रियात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण होता है। सेकेंड कह रहे हैं रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करने का काम करती है, या फिर यह व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है, या फिर इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु जैसे प्रणोदय, आवश्यकता, संकल्पना, कुंठा, इन सबको उजागर करना होता है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप यहाँ पर क्लास को रोक लेंगे। रोसार्क परीक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन, रोसार्क परीक्षण एक अभिक्रियात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है, यह सही है। रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है, नहीं, गलत है। यह व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है, बिल्कुल है। इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु जैसे प्रणोदय, आवश्यकता, स्वकल्पना, कुंठा, इन सबको उजागर करना होता है, यह भी सही है। यानी कि नंबर सेकेंड 42 का गलत है और गलत ही पूछा था। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है क्या? छात्रों की भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण, कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना। समझ गए होंगे आप, है ना। चौथा वाला देखिए, कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन, क्या ऐसा करेंगे? कठोर कक्षा बनाकर रखेंगे? नहीं, चौथा गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सेकेंड सही है। हर बार की तरह आपको बता रहे हैं जी, जब भी इस तरह का सवाल आए तो अगर आपको एक भी जवाब सामने दिखे, बस उसी से ऑप्शन पर आकर चेक कर लीजिए कौन कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है। नंबर 44 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? पहला चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता इसमें क्या है? परिकल्पनात्मक निगमात्मक सोच होता है। सेकेंड कह रहा है चरण जो है कौन सा? संवेदी चालक अवस्था, इसमें क्या कह रहा है? विशेषता प्रतीकात्मक सोच होना स्टार्ट होता है। फिर क्या कह रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या है? विशेषता संरक्षण करना आता है, इसमें कह रहा है। और जो चौथा चरण है वो दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या विशेषता कहता है? अमूर्त तर्क करना शुरू हो जाता है बच्चों में। तो जो पहला वाला चरण दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें विशेषता क्या होता है? तो बच्चे ना परिकल्पनात्मक निगमात्मक सोच उसमें आ जाता है, यह सही है। यहाँ पे ना चरण, 4 चरण यानी कि 4 स्टेप दिया गया है। तो पहला वाला स्टेप जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच आ जाना। नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 45 करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है? बताइए कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है?
भेदभाव, समता, नामीकरण, रूढ़िवादिता। देखिए कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार पूछे ना तो भेदभाव तो होगा नहीं, नामीकरण मतलब लेबलिंग तो करेंगे नहीं बच्चों पर, रूढ़िवादिता से तो हम लोग पूर्वाग्रह से तो खैर ग्रस्त रहना नहीं है, तो समता यहाँ पर एक सही जवाब दिखता है। नंबर सेकेंड 45 का हो जाएगा। नंबर 46 कह रहा है विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अवस्था विशिष्ट बालक कह रहा है वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालयों व व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं तथा पूरक शिक्षण चाहता है ताकि वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सकता है। यह कथन है किसका? क्रिक का, थॉमसन का, क्रो एंड क्रो का या फिर हरलॉक का? सोचिए बताइए क्या होगा सही जवाब। सवाल को पढ़ते हैं और फिर जवाब आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालय व व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं साथ ही साथ पूरक शिक्षण चाहता है ताकि वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। मतलब बच्चे में ये समझ आ जाए, ये सेंस आ जाए कि स्कूल में, कॉलेज में, मतलब स्कूल में थोड़ा सा ऐसा बदलाव आए कि मेरे पास और जानने का अवसर मिले, हम कुछ और पढ़ पाएँ, कुछ और समझ पाएँ। मतलब बच्चे खुद के बारे में समझना, खुद को पढ़ाना चाह रहा है, यानी कि एक्टिव हो चुका है। तो वह यह कथन है किसका? यह कथन है क्रिक का। किसका है? नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, क्रिक सही जवाब। स्क्रीनशॉट लेना हो लेकर रख लीजिए। नंबर 47 कह रहा है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अनुदैर्य दृष्टिकोण को अपनाया? कौन से मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अनुदैर्य दृष्टिकोण को अपनाया? नाम है उसका मर्रे या फिर पियाजे या फिर कोहलबर्ग या फिर फ्रायड। नाम है उनका मर्रे, पहला वाला सही जवाब है। कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अनुदैर्य दृष्टिकोण को अपनाया? तो उनका नाम क्या बताएंगे? मर्रे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह कारक है कौन सा? जी कारक, एस कारक, एम कारक या फिर एन कारक? आपको बताना होता है स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़े उसे कहते हैं जी कारक। नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? जी कारक कहते हैं। याद कर लीजिए इसे। बालक के वर्तमान विचार, इच्छा, अनुभव तथा प्रत्यक्षण मिलकर निर्माण करते हैं अभिप्रेरणा का, चेतना का, संपूर्ण चरित्र का या फिर और समायोजन का। तो यहाँ पर 49 का हो जाएगा नंबर सेकेंड, चेतना का। बालक के वर्तमान विचार, इच्छा, अनुभव और प्रत्यक्षण मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है? चेतना का निर्माण करता है। बालक के वर्तमान विचार, इच्छा, अनुभव तथा अप्रत्यक्ष जो प्रत्यक्षण कह रहा है कि ये सब मिलकर क्या करता है? निर्माण करता है चेतना का। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या फिर शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बताइए, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या होगा सही जवाब?
तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में करता है। ठीक है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नंबर 51, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सीखना गैर प्रासंगिक है, या फिर शिक्षक कक्षा और विद्यार्थी के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, या फिर विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, या फिर आकलन योगात्मक और मानकीकृत होता है। बताइए। आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा। विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 52, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने यानी कि अधिगम के लिए उत्तरदायी होता है। सवाल कह रहा है कि अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने यानी कि अधिगम के लिए उत्तरदायी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या फिर प्रबलन सिद्धांत। बताइए क्या होगा सही जवाब। अधिगम के लिए किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, तो वह होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? सही स्कीमा को क्रियाशील करना, प्रतिक्रिया अनमयता, सही समस्या को पहचानना, या फिर अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। बताइए कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? तो वह होता है प्रतिक्रिया अनमयता। ठीक है, बाधक होता है ये। कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? तो बाधक नहीं है क्या क्या क्या? सही स्कीमा की क्रियाशील करना, सही समस्या को पहचानना, अन्वेषणात्मक मतलब होता है आप सर्च करना जिसे कहते हो, रणनीति या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना, ये सब पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है? प्रतिक्रिया अनमयता, और यहाँ पर निगेटिव ही पूछा है यानी बाधक पूछा था। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, बताइए किसके द्वारा क्या दिया गया था? स्लाइड प्रोजेक्टर जो है ना, प्रक्षेपण साधन यहाँ पे होता है, ये बताना है। मतलब क्या कौन क्या नहीं किया था, मतलब किसके लिए यूज होता है? टीवी के लिए क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, बताइए। दृश्य श्रव्य साधन, देखते भी हैं सुनते भी हैं। चार्ट ये होता है दृश्य यानी देखने वाला। आवाज़ रिकॉर्डर श्रव्य, आवाज़ रिकॉर्डर से सुनते हैं ना हम लोग, तो श्रव्य साधन ना हो जाता है, सुनने में मदद करता है ना। यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नंबर 55 पर। करेक्ट निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यात्मक की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? पहला, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। सेकेंड, छात्रों से उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। छात्रों को विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, या फिर छात्रों को विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, कह रहा है। ठीक है, मतलब सही चीज़ नहीं है, ऐसे समझिए। तो छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स उत्तर की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, मतलब फोटोकॉपी एक तरह से बनाने कहेंगे आप। फिर से लिखिए, यही गलत है, सुसाध्य नहीं करेगा। पहला वाला नेगेटिव है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है। नंबर 1 सही जवाब है। छात्रों को उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझने के लिए कहना, बिल्कुल कहेंगे, ये अच्छा बात है, सुसाध्य करेगा। विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरण से सिद्धांत बनाने के लिए कहेंगे, यह भी सही चीज़ है। छात्रों को अलग अलग स्थिति के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहेंगे, यह भी सही है। नंबर 1 यहाँ पर नेगेटिव है, टिक करेंगे इसी को। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण कह रहा है एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। सेकेंड कह रहा है एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा कह रहा है कि एक कक्षा रूम है जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। चौथा कह रहा है एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहें करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। यहाँ पे बाल केंद्रित कक्षा के बारे में पूछा है। बाल केंद्रित का मतलब ही हो जाता है बालक का वहाँ पर नियंत्रण, छात्र जो चाहें करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, यही होता है बाल केंद्रित। जब कह रहे कि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का निदानात्मक परीक्षण करता है तो उससे क्या पता चलता है, क्या पता चल सके। अब पूरा सवाल जो लिखा है हूबहू इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो कह रहा है कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का निदानात्मक परीक्षण इसलिए करता है जिससे कि उसे पता चल सके क्या, शिक्षार्थियों की अधिगम प्रकृति का, शिक्षार्थियों की कठिनाई का, शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास का, या फिर विद्यार्थियों यानी कि शिक्षार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का पता चल सके, इसीलिए जैसे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हो ना, वही होता है, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का पता चल सके। कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है। नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए और बच्चे जो भी पहले से जानते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। कारण कह रहा है, तर्क दिया है कि बच्चे एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं। तो देखिए दोनों यहाँ पर सही है। क्यों? तो नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, और बच्चे एक रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं, कहने का ये मतलब है। तो दोनों कथन सही है, यहाँ पे उसका व्याख्या भी बिल्कुल सही से करता है। नंबर 59 कह रहे हैं शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए? सवाल को फिर से पढ़ते हैं। शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तर से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए? तंत्र, बच्चा, समुदाय या फिर अभिभावक। पहला इकाई क्या होगा? पहला इकाई होना चाहिए तंत्र, तभी पता चलेगा क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। नंबर 60 कह रहा है जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है, बच्ची है तो कहती है, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? संरक्षण का, केंद्रीकरण का, जीववाद का या फिर समावेशन का? देखिए जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देख करके उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहे तो पियाजे के सिद्धांत के तहत इसे समावेशन का उदाहरण हम लोग कहते हैं। यहाँ पर ना मतलब बच्ची को ना घोड़े और ऊंट के भेदभाव को नहीं पता चलता है, मतलब वो नहीं समझ पाती, यानी कि दोनों को एक समान मान लेती है, उसे हम लोग समावेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इस तरह के सिचुएशन में? क्या कहेंगे आप? समावेशन। नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। नंबर 61 में बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित नहीं करती है। यहाँ पे अगर देखने में प्रॉब्लम हो थोड़ा सा मैनेज करिएगा इस पेज पे, यानी कि 1-2 सवाल में। तो आपको यहाँ पे देखिए रट कर सीखना, देखने के साथ आपको टिक कर देना है ना। रट कर सीखने पर तो जोर देना ही नहीं है, किसी भी शिक्षा नीति में रट कर सीखने पर बल दिया ही नहीं गया है। बाद बाकी पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या और प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, ये सभी किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित नहीं करती है, तो रटकर सीखना। नंबर 62 कह रहा है समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ योजना और इकाई योजना को इस और इंगित करना चाहिए कि वह, पहला कह रहा है शिक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें स्तरों में बांट रहा है। सेकेंड कह रहा है शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है, या फिर शिक्षार्थियों में से प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को कम महत्व दे रहा है। बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ योजना और इकाई योजना को इस और इंगित करना चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है। नंबर सेकेंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आइए 63 पर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। पहला लचीले समूहों का गठन, सेकेंड विभेदित अनुदेशन, थर्ड योग्यता आधारित समूहीकरण, चौथा पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन। बताइए क्या है, कौन सा विधि है जो समावेशन के अनुकूल नहीं है। आपको ध्यान रखना होता है कि योग्यता आधारित समूहीकरण मतलब योग्यता के आधार पर क्या है ना समूहीकरण, यानी कि आप ग्रुप में एक तरह से बनाने के लिए कह रहे हैं कि अच्छा ग्रुप है पढ़ने वाला ग्रुप, ज़्यादा मतलब तेज बच्चा का अलग वो करेंगे आप, ये तो करना नहीं है। समूहीकरण बच्चों को करना ही नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप बनाना ही नहीं है। तो लचीले समूह का गणन करेंगे, विभेदित अनुदेशन करेंगे, पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन भी करेंगे, लेकिन योग्यता के आधार पर समूहीकरण नहीं करना होता है, ठीक है। नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नंबर 64 कह रहा है वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ है, वह कौन सा बालक होगा। सवाल को फिर से पढ़ते हैं। वह बालक मतलब वैसा बच्चा जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य मतलब नॉर्मल है। 6 साल के बच्चे को जो करना चाहिए प्लस माइनस थोड़ा बहुत आना चाहिए, ABCD का ज्ञान होना चाहिए, मान लेते हैं कि वह करने में वह असमर्थ है, वह बालक कौन सा कहलाएगा। या फिर 6-7 का बच्चा है उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या कहेंगे, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, सृजनात्मक बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक, क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं, सामान्य तो कहेंगे नहीं। सृजनात्मक तो होता है क्या, नया नया चीज़ नया नया एक्सपेरिमेंट करे और पॉजिटिव सेंस में ये होता है सृजन करना। प्रतिभाशाली तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या कहेंगे उसे कह सकते हैं पिछड़ा बालक। नंबर 65 कह रहे हैं क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी जिसे आप मेधावी कहते हो और औसत इस तरह का शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। कह रहे क्या किसी कक्षा में जो बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है उसे, मतलब ये एक यहाँ पर समझिए यह एक वर्ड दिया गया है, धीमी गति से सीखने वाला बच्चा हो तुम या फिर मेधावी हो तुम या फिर औसत हो तुम, क्या कह रहे इस तरह का शब्दावली का उल्लेख प्रयोग में लाना चाहिए। सबसे पहले तो हाँ तो होना नहीं है, हाँ यहाँ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया है जी नहीं, कह रहे ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती है और समावेशी नहीं है। और यहाँ वाले ऑप्शन में कह रहे जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली, बताइए इससे भी खतरनाक शब्द लेंगे, भोचू कहेंगे क्या या फिर तेज कहेंगे, नहीं ना,
नंबर सेकेंड, जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करता है और ये समावेशी नहीं है। नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है। नंबर 66 कह रहा है छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पार प्रदान करना। पार का मतलब हो गया इसके पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हो, यानी कि मदद, एक तरह से आप कहिए मदद करना। किसका उदाहरण है? छात्रों के बीच संवाद यानी कि डिबेट को प्रोत्साहित करना और पार प्रदान करना किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना होता है, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है, या फिर सीखने का हस्तांतरण होता है। क्या होता है? इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पार प्रदान करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? व्यवस्थित अधिगम नहीं होता है, अभ्यास नहीं होता है, हस्तलेखन नहीं होता है, या फिर अवांछित विश्राम नहीं होता है। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में क्या नहीं होता है? अवांछित विश्राम नहीं होना चाहिए, अभ्यास जरूरी है, व्यवस्थित अधिगम होना चाहिए और हस्तलेखन भी जरूरी होता है। ठीक है, अवांछित विश्राम नहीं होगा। नंबर 68 बताएंगे उत्तम अनुशासन निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? उत्तम अनुशासन निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? पहला कह रहा है अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए। सेकेंड कह रहा है छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए। तीसरा कह रहा है अनुशासन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित कार्य योजनाएं तैयार की जाए, या फिर छात्रों को मौलिक प्रवृत्तियों का उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। देखिए, अगर आप सवाल को समझ गए होंगे तो आंसर आपको मिल गया होगा। सवाल में यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान दें, उत्तम अनुशासन, समझ रहे हैं? अनुशासन पे बात किया जा रहा है। बच्चों को अच्छा अनुशासन के लिए कौन सा बुनियादी आधार नहीं है? तो अनुशासन का दायित्व छात्रों को सौंप देंगे, आप नहीं सौंपेंगे, यही वाला सही जवाब है। ठीक है, उत्तम अनुशासन के लिए छात्र को आप दायित्व नहीं देंगे। ठीक है, बच्चों को नहीं देंगे। नंबर पहला यहाँ पर सही जवाब है। आपने भी हो सकता है कि अभी आपको मौका मिला हो मॉनिटर वगैरह क्लास में बनने का या फिर अनुशासन संभालने का, तो आपको पता है कितना प्रॉब्लम होता है टीचर के बिना, है ना? कह रहे अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अधिगम के बारे में? पहला, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित हो। सेकेंड कह रहे हैं छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होती है। जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे सबसे अच्छा सीखते हैं, या फिर यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। बताइए कब सीखेगा छात्र सबसे अच्छा? छात्र सबसे अच्छा तब सीखता है जब वे उन गतिविधि में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित हो, है ना? नंबर पहला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ना। बच्चों से जुड़ा हुआ टॉपिक मतलब रहता है तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। नंबर 70 कह रहा है कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक है क्या? आत्म अनुशासन, नवीनतम शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, कठोर परीक्षा प्रणाली, या फिर विद्यालय की इमारत। कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए क्या आवश्यक है? आत्म अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, नंबर पहला, कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए विद्यार्थियों की रुचि एवं संभावना का विकास के लिए क्या जरूरी है? अगर बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना होगा तभी वो विद्यार्थी जो है रुचि वगैरह ले सकता है। ठीक है, कुछ भी सीखने में आप ज़बरदस्ती उनको इंटरेस्ट दिलाओगे तो वो होगा नहीं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता,
कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको तो रखना पड़ेगा ना, एक छोटा सा बात यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और आप भरोसा रखिएगा, आपको फिर दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगा इस सवाल में। और इस तरह का जो भी सवाल होगा ना रटने वाला खास करके, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बताएंगे। हावर्ड गार्डनर के अनुसार, देखिए हावर्ड गार्डनर, गार्डनर में आपको गार्ड का नाम है ना, गार्ड, गार्ड क्या करता है पता है, एक समूह बना करके रहता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर किसी अपार्टमेंट हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई बिल्डिंग हो, वहाँ पर अगर देख रेख करना हो तो आप 2 4 5, अंबानी का घर आप जानते हो, उनके बाहर में आपको पता है काफ़ी सारा हाई लेवल का सिक्योरिटी रहता है ना, तो गार्ड एक समूह के रूप में रहेगा, बस ऐसे याद रखिएगा। गार्ड क्या करेंगे, समूह के रूप में रहेंगे, तो रक्षा सुरक्षा वो अच्छे से कर पाएंगे। बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 डे एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, टिक करिएगा, निकल लीजिएगा आराम से। सवाल ये वाला पहले भी पूछा गया है बहुत बार। जब शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? व्यवहारीकरण, अनुभवीकरण, आत्मसात्कार या फिर उपलब्धिकरण? देखिए, जब शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान का मतलब पता है, प्रीवियस नॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है। जब बच्चों को पहले के ज्ञान के भंडार में नवीन मतलब लेटेस्ट अगर कोई नॉलेज को जोड़ना होता है, उसे आत्मसात्करण करना कहते हैं। आत्मसात्करण करना कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मसात्करण करना। जब शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभव को सार्थक ढंग से संबंधित करता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? आत्मसात्करण। कह रहे हैं कि अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होगी, बताइए। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? पहला कह रहा है विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, या फिर विद्यार्थी द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग से, या फिर केवल विशेषज्ञों की राय या फिर कहिए दृष्टिकोण के आधार पर। बताइए। तो आपको बताना होता है अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे, अर्थपूर्ण सही मायने में सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे सुसाध्य होता है, तो विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से ही होता है। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा मतलब शिक्षक से जो प्राप्त ज्ञान होता है इसके द्वारा से ज़्यादा अच्छा ये वाला है। संकलित आकलन के लिए दी गई पाठ्यचर्या की मांग से ज़्यादा अच्छा है ये। केवल विशेषज्ञ ऐसा तो होगा नहीं। तो विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण की सही भावना अगर रहता है तो बच्चे सही तरीके से सुसाध्य रूप में सीख पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, बैठने की व्यवस्था तय है, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, या फिर शिक्षिका जो है बच्चों की अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। किसके द्वारा, बताइए क्या है जो प्रगतिशील कक्षा के बारे में आपको समझ आ रहा है कि यही प्रगतिशील कक्षा होना चाहिए या फिर है? नंबर 4, शिक्षिका बच्चों की अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अगर अवसर प्रदान करे तो यहाँ पर आपको बताना होता है प्रगतिशील कक्षा की ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति को हर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरे की स्वीकृति बनाई रखना चाहता है। यहाँ भी आपको कुछ बताएंगे, देखिएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में कह रहा है बच्चे दूसरे की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास पर, सामाजिक अनुबंध पर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर, या फिर अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास पर। बताइए। तो देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास क्या है ना, वर्ग
वर्ग को आप ना वर्ग कर लीजिए, वर्ग मतलब क्लासरूम, कोहल वर्ग, व रहे बात तो एक ही रहता है ना। वर्ग, वर्ग क्या करता है, वर्ग में हम लोग क्लास में क्या करते हैं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, बस ऐसे याद रखिएगा। नाम में कोहल वर्ग है, वर्ग का मतलब वर्ग मतलब वर्ग को वर्ग करिए, वर्ग मतलब क्लास हो गया आपका, क्लास में आप अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहते हैं। सारे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो सोचते थे हम अच्छा बने, चाहे वो पढ़ाई के सेंस में हो, दिखने में हो, मस्ती में हो, खेल में हो, या फिर किसी और सेंस में हो। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, वर्ग आपको बस याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? सामंजस्य, संरक्षण, आत्मसातकरण, संतुलीकरण। कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांत के तहत असंगत आता है? संरक्षण हो जाएगा यहाँ पर नंबर सही सेकेंड वाला, ठीक है। संरक्षण जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांत से असंगत होता है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित क्या था, जैविक अनुकूलन सिद्धांत, सामंजस्य, आत्मसातकरण और संतुलीकरण, इन सब का ये सिद्धांत दिए थे। संरक्षण आपका नहीं होगा, ठीक है। किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है, क्या कहलाता है? देखिए कह रहा है किशोरावस्था के दौरान, ठीक है, आत्म केंद्रित संज्ञान का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है, क्या कहलाता है? अस्मिता निर्माण, अस्मिता संकट, किशोर आत्मकेंद्रिता, भूमिका भ्रांति। किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञान की बात करें तो किशोर आत्म केंद्रिता यहाँ पर टिक करना होता है, सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड, किशोर आत्म केंद्रिता। किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है, क्या कहलाता है? कहलाता है किशोर आत्म केंद्रियता। विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में? बताइए। देखिए उत्तर बाल्यावस्था के समय में, नंबर जो थर्ड है, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में चिंतन और तर्क शक्ति करने का विकास हो जाता है, जिसके कारण बालक सामाजिक समूह और जो संस्थान है उसके प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। और यह जो टाइम है 9 से 12 वर्ष का होता है, उसे कहते हैं हम लोग उत्तर बाल्यावस्था। विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? तो वह करता है उत्तर बाल्यावस्था में, जो कि होता है 9 से 12 वर्ष का समय। नंबर 79 सवाल जवाब बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, हलवा सवाल है, पढ़िए बस। विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? अलग अलग भाषा और अलग अलग जाति के जो बच्चे आते हैं ना क्लास में, उनमें क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है? पहला कह रहा है यह समझना कि भिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं तथा उन्हें तुरंत संशोधित करना चाहिए, या फिर यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाएं जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके, या फिर सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी एक ही गति से चलें, या फिर अर्थपूर्ण सीखने को सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बताइए क्या होगा 79 का सही जवाब। आशा है कि आपको जवाब पता चल गया होगा, है ना। यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों का आयोजन करेंगे जो उनकी गति से प्रगति में मदद करे उनको। हो गया नंबर सेकंड सही जवाब। कह रहा है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम
शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। तर्क दिया है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। क्या होगा सही बताइए। देखिए, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम कह रहा है, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम का बात नहीं करेंगे, गलत है। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत मतभेद को नज़रअंदाज आप नहीं करेंगे, ठीक है। मतभेद को आप पॉजिटिव सेंस में लाएंगे, यह भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है, नंबर 4 सही जवाब है। 81 में स्टर्न के अनुसार खेल क्या है बताएं। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है, या फिर खेल वे हैं जो हम करते हैं, या फिर खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, या फिर खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। बताइए, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। तो स्टर्न के अनुसार खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया होता है, ठीक है। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया होता है स्टर्न के अनुसार। नंबर 82, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है। सफलता से ही सफलता मिलती है, प्रभाव का नियम, आवश्यकता का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो सफलता से ही सफलता मिलती है, ये होता है प्रभाव का नियम। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, प्रभाव का नियम हम लोग कहते हैं। एक नाम याद रखेंगे आप, नाम था उनका थॉर्नडाइक, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना होता है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये कहा गया है, सफलता से ही सफलता मिलती है, ठीक है। और ये प्रभाव का नियम है, यानी कि थॉर्नडाइक का ये नियम है। कह रहा है 83 में पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होंगी। गतिशीलता, लचीलापन, उपदेशक, ज्ञान का संवाहक। तो आपको यहाँ पर बताना होता है गतिशीलता और लचीलापन होना चाहिए। पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों के सिद्धांत के तहत अगर इनके आधारित कक्षा की बात करेंगे, एक टीचर का क्या काम होना चाहिए, उनमें गतिशीलता और लचीलापन होना चाहिए। उपदेशक का काम आप नहीं करेंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, आपने पहले पढ़ चुका है। ज्ञान का संवाहक भी नहीं होगा, ये भी गलत है। नंबर 1 आपको यहाँ पर टिक करना होता है। जब बालक इन सब में से, यानी कि अनुमोदक, सत्ता, उपलब्धि या बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है, तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि वह उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। किस काम के तहत, तो आपको ध्यान रखना होगा उपलब्धि। जब बालक उपलब्धि को अचीवमेंट के तहत प्रेरित होता है कि यह करना है, जैसे आपको जॉब लेना है तो आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो, अधिक से अधिक सफलता मिल सके, सीटेट में पास कर पाओ, आपका टीचिंग में कहीं टीचर में जॉब हो जाए, तो ये उपलब्धि के लिए ना आप कर रहे हो, सत्ता के लिए नहीं होता है, बाह्य से नहीं होगा, अनुमोदक भी नहीं होगा। नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। लड़कियां भावुक, मृदभाषी और कोमल होती हैं, लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, या फिर लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। बताइए कौन सा इसमें से रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण आपको दिख रहा है। लड़कियां भावुक, मृदभाषी और कोमल होती हैं, पहला दिख रहा है। लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, यह भी दिख रहा है। लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं, जब दोनों अच्छा होता है तो ये रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है, ये सही है, ऐसा होना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। पहला दूसरा रूढ़िबद्ध धारणा के तहत लिखा गया है, दिया गया है। नंबर 1 सही जवाब है। यहाँ पर ध्यान दें
कह रहे एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाता है, किंतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास में कह रहे हैं कि सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस प्रकार का शिक्षण निम्न में से किस शिक्षण वक्र को दर्शा रहा है? सवाल को समझ गए? कह रहा है कि एक टीचर अपने क्लासरूम में अलग अलग तरीके से सिखाना चाहता है बच्चों को, लेकिन शिक्षक के द्वारा बहुत सारे प्रयास करने के बाद सीखने का जो निष्पादन है समान रहता है। इस प्रकार का कौन सा ग्राफ आपको सही दिख रहा है? नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा 86 का। इससे पता क्या चले जानते हैं? यह वाला ग्राफ दिखाता है कि टीचर के माध्यम से जितना प्रयास हो रहा है ना उतना ही बालक सीख पा रहा है। ठीक है। नंबर 87, एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह साक्ष्य पर आधारित होता है, एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है, या फिर विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण करता है, या फिर विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। तो देखिए, एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि ये साक्ष्य पर, फैक्ट पर आधारित होता है। ठीक है। और एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने ये उपलब्ध करवाता है। यह भी सही है। विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों की यादृच्छिक संग्रह होता है, गलत है। विद्यार्थी के कार्य का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं, रंग बिरंगा का जरूरत ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नंबर पहला दूसरा सही है, 1 को टिक करेंगे। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन, इसकी समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में इस गतिविधि को पूर्ण करने का सबसे अच्छी संभावना क्या है? बच्चों को आप कहोगे कि 6 माह तक पुराने अखबार से जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उसके समय को लिखिए, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझने के लिए आप कहेंगे, या फिर एक दीर्घवृत्त का चित्र बनाने के लिए कहेंगे, या फिर विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहेंगे, या फिर विद्यार्थियों को अगले लीप वर्ष की गणना करने के लिए कहेंगे। अगर आप बच्चों को पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ समझाना चाहते हैं, समझ को, लीप वर्ष का तो कोई काम ही नहीं है। विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। एक दीर्घवृत्त का चित्र बनाने के लिए कहेंगे, नहीं भाई, चित्र से क्या काम करना, कोई काम नहीं। बच्चों को आप 6 माह तक जो पुराना अखबार था वहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को लिखने के लिए कहेंगे, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझने के लिए भी कहेंगे। पहला और तीसरा सही है। नंबर 3 88 का सही जवाब हो जाएगा। नंबर 89, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन कैसा चिंतन कहलाता है? अभिसारी, सृजनात्मक, आलोचनात्मक या फिर साधारण चिंतन? तो बच्चा जब कोई फैक्ट में अपना कुछ एक्स्ट्रा बात जोड़ के निष्कर्ष तक पहुंचने की योग्यता रखता है ना, उसे हम लोग सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 90 करेक्ट। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य न देना, शिक्षण प्रक्रिया में सीखने के विविध तरीकों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बांटकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, या फिर विद्यार्थियों को आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब नंबर 90 का? देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में सीखने के विविध तरीकों का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहे शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए?
तो शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना होता है। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो देखने में, 3 सवाल में मैनेज करेंगे। कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अलग अलग भाषा के प्रयोग को किस रूप में देखा जा सकता है? बच्चों की सीखने में एक रुकावट के रूप में, कक्षा में पूंजी के रूप में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में, या फिर समावेशी कक्षा में अवरोध के रूप में? बताइए। कक्षा में पूंजी के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अलग अलग भाषा के प्रयोग को शिक्षा में एक पूंजी के रूप में यानी कि पॉजिटिव सेंस में देखोगे। 92 करेक्ट। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी जो इन सब में से कौन से प्रॉब्लम से ग्रस्त है, अगर वह 5 + 5 को 5 × 5 इन दोनों में करेक्ट अंतर अगर नहीं कर पा रहा है, डिसलेक्सिया, ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या फिर अफ्रेजिया, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, क्या लिखा हुआ है, तो डिसकैलकुलिया होगा, है ना। काफ़ी इजी होता है इस तरह का सवाल, डिसकैलकुलिया आपको टिक करना है। हार्वर्ड गार्डनर ने, देखिए गार्डनर ने क्या दिया था, यहाँ पे फिर आप नॉर्मल सा ट्रिक लगाएंगे जो कुछ देर पहले कहे थे, जिस तरह का एग्जाम्पल दिए थे उसी से आप जोड़ लीजिएगा। गार्डनर के तहत कह रहे कि बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया, बुद्धि को 2 कारकों में विभाजित किया, सामान्य और विशिष्ट। बौद्धिक गुणों को 3 आयाम, संक्रियाएं, सामग्री और उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया, या फिर तर्क दिया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। याद करिए कुछ देर पहले क्या कहा गया था, गार्ड ग्रुप में रहेंगे, कितने के ग्रुप में रहेंगे दोस्तों, 8 के ग्रुप में रहेंगे। मिल गया जवाब आपको, 8 प्रकार की होती है। तर्क दिया था कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, किसने, गार्डनर ने दिया था। 94 बताना है, बच्चों का जो मूल्यांकन है, ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन केवल है ना, कट कर दीजिए। बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की तुलना नहीं करना है, नामांकित नहीं करना है, निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए, या फिर गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद हैं और सीखने के वे कौशल जिसमें उनकी क्षमता है। आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा। बच्चों का मूल्यांकन गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद हैं और सीखने में वह कौशल जिसमें उनकी क्या है, क्षमता है। नंबर 4 सही जवाब है। नंबर 95 करेक्ट। सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना होना चाहिए, या फिर कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर जानकारी व समय पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग और विश्लेषण के, या फिर शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। तो सवाल पूछने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछे तो शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन व मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है? स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय घात, पठन वैकल्य या फिर वाक बाधिता? कह रहे हैं कि कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन व मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो वह होता है प्रमस्तिष्कीय घात। क्या होता है? प्रमस्तिष्कीय घात कहते हैं, उसे याद रखिएगा। देखिए, प्रमस्तिष्कीय घात ना किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन मुद्रा बनाए रखने के लिए तो ये होता ही है, इसको आप ना सेरेब्रल पैरालिसिस भी कहते हो। इसमें कहिए कि मांसपेशी वगैरह में खिंचाव आ जाता है, इंसान को चलने फिरने में परेशानी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कैली महोदय द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह है कौन सा? असत्तात्मक सिद्धांत, संघ सत्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत,
बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत बताइए। कैली के द्वारा बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत हो जाएगा सही जवाब। कैली को याद कैसे रखेंगे सवाल है। आप ना थोड़ा सा चेंज करिए इसको, चेंज कुछ भी कर रहे हैं बस सुन लीजिएगा, हंसना नहीं है। कैली मतलब होता है कि कर ली मतलब कर लिया, क्या कर लिया, शादी कर लिया, बहू ले आया, इस तरह से आप ध्यान रखिए। कैली महोदय मतलब कर लिए महोदय, क्या बहू ले आए, शादी कर लिए। मानसिक कंडीशन अब सही है आपका ना, नंबर 4 सही जवाब। आप बस इस तरह से याद रखिएगा, याद रट तो पाएंगे नहीं, इसलिए ये फालतू सा ही सही लेकिन आपको बताया गया, हो सकता है कि आपके लिए काम आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है बताइए। गुणज, वैकल्य, लेखन, उत्साह, गति, समन्वय, कौन सा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो वह होता है गुणज वैकल्य। याद रखिएगा, गुणज वैकल्य सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती है बालक की बुद्धि लुब्धि की गणना करने में, कक्षा अनुशासन बनाए रखने में, बालक की मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने में, या फिर बालक के पिछड़ेपन को जानने में। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती है बालक की बुद्धि लुब्धि की गणना करने में, सही जवाब है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है उसके ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता किस चीज़ की होती है, बालक की बुद्धि लुब्धि की गणना करने में, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 100 है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में हास्याकरण पर चर्चा करने के लिए योजना बना रही है। हास्याकरण मतलब जानते हो, जो पीछे रह चुका है। निम्न में से कौन से संप्रत्यय का प्रयोग करें कि उससे इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। पहला, भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना, समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह ग्रस्त छवियाँ, सकारात्मक विभेद, और समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति। देखिए, अगर हास्यकरण पर चर्चा करना हो तो भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना, समुदाय के बारे में पूर्वाग्रह ग्रस्त छवि, सकारात्मक विभेद, समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति, इन सब पे आप चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ पे चर्चा करेंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा हास्यकरण पर गए हुए लोगों के लिए। नंबर यहाँ पर 4 को टिक करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको कहा गया था, आज के इस क्लास में हम लोग 100 सवाल देखने वाले हैं, जो कि आपका CDP यानी कि जो आपका पेडागोजी है यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करके बताइएगा, और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। सच में अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, अभी तक आप जिस भी क्लास को नहीं देखे हो अभी ही टच करिए और देख लीजिए।